in association with Kuku FM. नेता नगरी के दूसरे सत्र में आपका स्वागत है। इस सत्र के मेहमान बहुत खास हैं और मेरा एक पर्सनल कनेक्शन भी है। सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस सेशन। इस सत्र में हमारे साथ दो मेहमान जुड़ने वाले हैं। एक प्रेम कुमार मणि जी जो थोड़ी देर में जुड़ेंगे, कुछ तकनीकी इशू आ रहे हैं, जैसे जुड़ेंगे आपसे मुखातिब होंगे और परिचय भी होगा। दूसरे मेहमान हैं मेरे जेएनयू के सीनियर, और जेएनयू में सीनियरिटी कई तरह की होती है। तो ये मेरे सेंटर के सीनियर नहीं है, ये मेरे हॉस्टल के सीनियर हैं। और हॉस्टल भी वो जो ये कह सकता है कि भाई जो जेएनयू के भी सबसे जाबड़ लोग हैं वो यहीं पर इसी अभयारण्य में शरण पाते हैं। ऐसे ब्रह्मपुत्रा हॉस्टल के मेरे सीनियर बेहद विद्वान व्यक्ति। हाल ही में एक चर्चित किताब आई है, ये पेंगुइन से किताब छपी है, रीथिंकिंग इंडिया सीरीज के तहत, द शूद्राज विजन फॉर अ न्यू पाथ। इसे कांचा इलैया और कार्तिक राजा ने एडिट किया है और इसमें पहला ही जो आलेख है वो इन साहिबान का है, डॉक्टर अरविंद कुमार। ये सेंटर फॉर सोशल एक्सक्लूजन एंड इंक्लूसिव पॉलिसी, ये जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में एक सेंटर है, वहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो चुके हैं, पर वो एक लंबी कहानी है, तो उस पर फिर कभी बात करेंगे। ऐसे डॉक्टर अरविंद कुमार जिनसे मैं अपने अध्ययन के दौरान लगातार, जिसको हमारे जेएनयू के कल्चर में ढाबों पर चलने वाली कक्षाएं कहा जाता है, ऐसी खुली कक्षाओं पर जिनसे मैं लगातार अपनी कास्ट की समझ को लेकर ज्ञान प्राप्त करता रहा, वो आज नेता नगरी में और लल्लन टॉप पर पहली दफा आए हैं। डॉक्टर अरविंद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जिन दूसरे मेहमान का हम जिक्र कर रहे थे वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रेम कुमार मणि जी, समाजवादी धारा से आने वाले व्यक्ति और लेखक। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते। एक बहुत सारी हम लोगों की क्यूरियोसिटीज हैं, बहुत सारे सवाल हैं और इन सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे मेरे साथी निखिल। शुक्रिया सौरभ। शुरू में हम चाहते हैं कि हमारे दोनों गेस्ट पे एक 3 बड़ी घटनाएं हुई हैं सर, मॉनसून सत्र से पहले से लेकर अब तक जब इस शो की रिकॉर्डिंग हो रही है। हम ये देखते हैं कि कैबिनेट रिवीजन होता है, मोदी सरकार का एक नया कैबिनेट आता है जिसमें बड़े जोर शोर से इस बात का प्रचार किया जाता है कि अब आप देखिए कि ओबीसी मंत्री ज्यादा बनाए गए पहले के तुलना में। उसके बाद एक सब्जुडिस मैटर था नीट का, उसके अंदर ऑल इंडिया कोटा जो होता है उसके अंदर, उसमें भी सरकार ने ये कर लिया कि अब सरकार ने अपने लेवल पे ही डिसाइड कर लिया कि हम नीट में ओबीसी आरक्षण देने जा रहे हैं, ऑल इंडिया कोटे में भी। उसके बाद हम देखते हैं कि जब मॉनसून सत्र आता है तब दोनों सदनों से एक बिल पास होता है जिसमें ओबीसी सूचियां जो राज्यों की है उसको रिवाइज करने का अधिकार वापस राज्यों को दे दिया जाता है, जो कि अगेन वो एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के वजह से ही ये इस स्थिति का निर्माण हुआ। इन 3 चीजों को जो हालिया राजनीति भारत में जिस तरह से शेप ले रही है, मोदी 2.0 चल रहे हैं, मोदी खुद को इस बात को बिल्कुल भी परहेज नहीं करते हैं, उस पहचान को इनफैक्ट वो अपनाते ही हैं कि वो एक ओबीसी समाज से आने वाले प्रधानमंत्री हैं और बिल्कुल वो फ्लैश करते हैं उस चीज को। इस कॉन्टेक्स्ट में आप इन 3 घटनाओं को कैसे देख रहे हैं सर 2021 में? डॉक्टर कुमार पहले और फिर मनीष सर उनके बाद। नेता नगरी की टीम को हमारे तरफ से बधाई और शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। निखिल, मुश्किल होता है ऐसा सवाल, जितना लंबा सवाल है उसका बिल्कुल टू द पॉइंट जवाब देना। बहरहाल 3 बिंदु जो आपने बहुत जल्दी जल्दी कहे कि ओबीसी अचानक से फोकस में क्यों, तो देखिए मैं 14 से ही शुरू करूं। यदि ओबीसी प्रधानमंत्री के रूप में जो पूरा पिच इन किया गया कैंपेन, तो जैसा कि सौरभ हमारी किताब भी दिखा रहे थे, द शूद्राज विजन फॉर न्यू पाथ, हमारे पैनल में प्रेम कुमार मणि जी हैं, वो बहुत सीनियर विद्वान हैं, हम लोगों के गुरु समान हैं और बराबर लिखते रहते हैं, तो बेईमानी होगी उनके पहले ये बोलना, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि ओबीसी और शूद्र बड़ा हाइफेनेटेड तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं, पर उसके पीछे कुछ पेचीदगियां हैं, वो सामाजिक हैं, सांस्कृतिक हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव जिसको कहते हैं वो ज्यादा है। क्योंकि ओबीसी जो कैटेगरी है वो जिसको हम मंडल मूवमेंट बार बार कहते हैं, मंडल मोमेंट से आता है, मतलब अदर बैकवर्ड क्लासेस। जैसे शेड्यूल कास्ट, अगर एग्जांपल से मैं समझाऊं, शेड्यूल कास्ट एक एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरी है, पर दलित एक हिस्टोरिकल सोशियोलॉजिकल कैटेगरी। तो उस लिहाज से मैं बड़ी ये गुस्ताखी करूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी
ओबीसी तो है, मतलब उनकी जाति ओबीसी में कैटेगराइज तो कर दी गई, पर वो शूद्र जाति से नहीं आते हैं, जहां तक मेरी जानकारी है एज ए स्टूडेंट ऑफ सोशल साइंस। तो वो एक अलग बहस है, हम उसमें फिलहाल नहीं जाएंगे। लेकिन मामला सिर्फ प्रधानमंत्री के ओबीसी होने का और ओबीसी को प्रायोरिटी देने का नहीं है। कल मैं नेहरू प्लेस की तरफ से जामिया आ रहा था, बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं, धन्यवाद ज्ञापन किया जा रहा है, उसमें यह साफ साफ लिखा जा रहा है कि हिंदुस्तान के समाज का 60% आबादी वाला जो तबका है ओबीसी, उनको उन पर बिल लाने के लिए माननीय मोदी जी का धन्यवाद। अब आप ये समझिए कि ये 60% किसने बताया? भारतीय जनता पार्टी में ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के बैनर्स पे, होर्डिंग्स पर 60% लिखा है। अब सवाल है वो 60% कहां से आया? क्या आप उसको मान रहे हैं? और अगर मान रहे हैं तो फिर जातीय जनगणना क्यों नहीं करवा रहे हैं? तो मुझे लगता है कि निखिल, मैं जल्दी बात करूं क्योंकि लंबा बहस होगा और उसमें कई सवाल हैं, तो हम लोग टू द पॉइंट जवाब देंगे, तो मैं बहुत लंबा नहीं खींचना चाहता इस सवाल को। फिलहाल मैं ये बात कहकर विराम दूंगा कि मुझे ये फिर से एक स्ट्रैटेजी लग रही है। जैसे कहते हैं ना कि अगर लोग कहते हैं कि रिजर्वेशन, जो सौरभ कह रहे थे कि सामाजिक न्याय की बात या रिजर्वेशन एक अफर्मेटिव एक्शन, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, कैन वी डिनाई दैट? तो एक जुमला चलता है, नो, रिजर्वेशन टुडे कैन नॉट बी डिनाइड बट इट कैन ऑलवेज बी डिलेड। और जैसे ही आप उसको डिले कर देंगे तो बहुत दिन तक जो एक पीढ़ी है वो उसके बेनिफिशियरी हो ही नहीं पाएगी। तो मुझे लगता है कि जो सरकार का फैसला है उसका बिल्कुल स्वागत किया जाना चाहिए, पर क्या सरकार इस बात के लिए तैयार है? जो लोकसभा के डिस्कशन में आया, कई सांसदों ने उठाया, उनके पार्टी के तरफ से भी, और ऑपोजिशन तो उठाएगी ही, ये कि जैसे तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन है, क्योंकि यह मानकर चला जा रहा है कि वहां उनकी आबादी, मतलब SC ST और OBC की आबादी उससे ज्यादा है, तो क्या बाकी राज्यों को यह अधिकार भी मिलेगा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जहां पर मैं अपनी बात को विराम दूंगा फिलहाल, और आगे के सवालों में मैं जवाब के लिए तैयार हूं। ठीक है, मानी साहब। मैं इस पर मुझे रखना है जी सर। अभी अरविंद जी ने जो बातें कही, बहुत मैं उससे अपने को जोड़ता हूं। और एक चीज जो सीधे तौर पर जो देखी जा रही है कि जो जाति के प्रश्न हैं, रिजर्वेशन के सवाल हैं, सेंसस के जो सवाल हैं, इसको बहुत सारे नेता, यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री भी, अब मैं कैसे कहूँ, या शायद अच्छी बात नहीं होगी, लेकिन मुझे लगता है कि यह समझने में शायद वह कहीं चूक हो रही है उन लोगों से। एक चीज देख रहा हूं, जो समाजवादी धारा के जिससे हम सब लोग आते हैं, उनके लोग इसके लिए इतना ज्यादा जोर दे रहे हैं मानो यह कोई क्रांति हो। हम इसको क्रांति नहीं मानते हैं, यह बिल्कुल सांख्यिकी का सवाल है कि यदि जाति के आधार पर हम कुछ योजनाएं बना रहे हैं, कुछ हम रिजर्वेशन उसके लिए निर्धारित हमने किया है सरकारी नौकरियों में, वहाँ एडमिशंस में, जो शिक्षण संस्थान है उसमें नामांकन में हमने जब उनके लिए कुछ रिजर्वेशन बनाए हैं, कुछ आरक्षण सुनिश्चित किए हैं, तब अभी जैसा कि अरविंद जी ने कहा कि भाई आप 60% कहते हैं तो किस आधार पर कहते हैं? आपका आधार क्या है? वह आधार तो कुछ होना चाहिए। अभी देखिए, SC ST तो तबके हो गए, फिर एक तबका है जो OBC तबका है, फिर एक जनरल तबका है, जनरल तबका में EWS तबका बनाया हमारे मोदी जी ने। अब हम तो EWS को अगर कुछ रिजर्वेशन मिलता है, उनको प्रायोरिटी मिलती है, तो मैं तो चाहता हूँ अच्छी बात है, लेकिन EWS जो पूरे जो अपर कास्ट, जिसको जनरल क्लास में कहूंगा, अपर कास्ट जैसी कोई चीज नहीं होती है, जो जनरल क्लास की कुल संख्या कितनी है? मेरे बिहार में 13% है जनरल क्लास में लोग, 4 जातियों के लोग जनरल क्लास में हैं और उनकी संख्या 13% है। अब उनको 10% आरक्षण मिल गया, मतलब 2/3 से अधिक आरक्षण उनको मिल गया। जनरल माना जाता है कि जनरल क्लास अमूमन 15% पूरे भारत में है। अब क्या है, मैं दावे के साथ नहीं कह सकता हूँ, एक अनुमान है। अगर उस आधार पर उनको 10% मिल जाता है, मतलब 2/3
रिजर्वेशन आपने उनको दिया ईडब्ल्यूएस के नाम पर, ठीक है। एससी और एसटी को पूरा पूरा देते हैं, चूंकि संविधान सम्मत है कि उनको आबादी के अनुसार देना है। लेकिन ओबीसी की जब बात आती है तो उन्हें उनकी संख्या मानी गई थी, जब मंडल आयोग ने माना था 54% है, और उसमें 46% हिंदू ओबीसी हैं और बाकी दूसरे धर्म के जैसे मुस्लिम और दूसरे धर्मावलंबी हैं वो, और 54% के आधार पर आधा उनको हमने 27% आरक्षण उनके लिए सुनिश्चित किया। अब 27% उनको जब होता है तो 2/3 कम से कम, अब जो ओबीसी के लोग हैं जनरल से भी इनको कम मिल रहा है, इनको तो कम से कम 2/3 भी अगर मिलता तो 36% इनको रिजर्वेशन होना चाहिए था, वह नहीं हो रहा है और इसकी मांग कोई उठा भी नहीं रहा है। अब यहाँ सवाल होता है कि जो जाति गणना होगी, जाति जनगणना होगी या जनगणना में जाति को ऐड किया जाएगा, तो भाई 29 सवाल हम समझते हैं कि अभी जो मेरी जानकारी है, हो सकता है 29 सवाल पूछे जाते हैं सेंसस में, और अगर एक सवाल जुट जाता है उसमें क्या फर्क पड़ता है? उसमें तो कितने रोगी हैं, कितने किस रोग से ग्रसित हैं, कितने पढ़े हुए हैं, कितना अंग्रेजी जानते हैं, सब चीजों की जानकारी उसमें ली जाती थी। और यह जब 1881 से हमारा जब सेंसस शुरू हुआ ब्रिटिश पीरियड से, और वह 31 में जो जाति गणना हुई थी उसी को अभी भी आधार बनाए हुए हैं। क्यों? हम एक बार जब हमने जाति के आधार पर कुछ जब योजनाएं अपनी बनाई हैं, कुछ अपने कानून बनाए हैं, कुछ आरक्षण के प्रावधान किए हैं, तब हमको बिल्कुल उसकी गिनती कर लेनी है। अब हमारे ड्राइंग रूम में अगर 4 गेस्ट आए हुए हैं कि 6 गेस्ट आए हुए हैं, हमको तो भीतर कहना पड़ेगा कि इतने गेस्ट आए हुए हैं, इतनी चाय चाहिए, कि वहां इतनी चाय का प्रबंध करना है, इतने उनके लिए हमको नाश्ते का प्रबंध करना है। बस यही सांख्यिकी का मामला है, इसमें कहाँ कोई बड़ी बात है, क्यों रोक रहे हैं? देखिए 1 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। सबसे बड़ी चीज है कि हिंदू और मुसलमान दोनों तबकों में वह कि हम एक हैं, और एक हैं का क्या गणित फिट करने के लिए, यह फलसफा फिट करने के लिए हम एक हैं, हम जातियों में विभाजित नहीं है। वह मुसलमान कट्टर मुसलमान भी कहता है और कट्टर हिंदू भी कहता है। कुछ लोगों को इससे यह होता है कि ये तो जातियों में विभाजित है लोग। और भारत में न केवल हिंदू समाज बल्कि मुस्लिम समाज, ईसाई समाज, सिख समाज सब बंटे हुए हैं जातियों में, और वह मंडल कमीशन में सबका प्रावधान किया गया है। यह मुस्लिम ओबीसी भी उसमें है, मंडल कमीशन में जो उसमें मुस्लिम ओबीसी भी हैं। और यह भी कुछ लोगों को भ्रम है कि वह अवर्ण जातियों का एक समूह है, ऐसा भी नहीं है। वह उसमें कई लोग द्विज जातियों के भी लोग हैं और अद्विज जातियों के कई लोग जनरल क्लास में हैं। अब एक उदाहरण मैं गुजरात से अगर लूंगा तो गुजरात में कुर्मी पटेल जो होते हैं, वहां जो पटेल हैं वो वहां कुर्मी पटेल हैं, वह अद्विज, वह ट्वाइस बॉर्न जाति नहीं है, वह एक तरह से उनको हम शूद्र कह सकते हैं, लेकिन वह जनरल में है। और वहां अगर द्विज जाति राजपूत है जो कि वहां ओबीसी में आते हैं, तो यह ओबीसी अद्विज जातियों का कोई समूह है मानते हैं लोग। ऐसी बात नहीं है। जो राजीव गोस्वामी जो पहला नौजवान जो शहीद क्या कहें, जल करके मर गया। नहीं सर, वो मरा नहीं था, इट्स अ मिथ। सर एक सेकंड। जी। जो राजीव गोस्वामी थे जिन्होंने आरक्षण के ऐलान के बाद खुद को आग लगाई थी, उनकी तब मृत्यु नहीं हुई थी, उनकी मृत्यु बहुत कई बरस के बाद हुई थी। हालांकि ये कहा जाता है कि उनकी मृत्यु की वजह जो बर्न की वजह से कॉम्प्लिकेशंस थे, लेकिन वो इस जलने की घटना के 10, 12, 13 साल बाद की बात है। अरे सॉरी, तो धन्यवाद आपको इतनी जानकारी के लिए। मेरी जानकारी में वो था कि उससे वह उनका वो फिर बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट का बहुत शुक्रिया। लेकिन वह गोस्वामी जाति जो है वह ब्राह्मण जाति भी है और ओबीसी में भी है। वह दुलारचंद गोस्वामी हमारे यहाँ बिहार से एमपी हुआ करते हैं, कटिहार में जिन्होंने तारिक अनवर को हराया है वो ओबीसी में है। और वो गोस्वामी श्रवण कुमार गोस्वामी लेखक थे, वह ओबीसी में थे। और अगर माने, बहुत कायदे से इस पर पिछले साल मैंने लेख भी लिखा था, और वह अगर गोस्वामी तुलसीदास आज होते तो वह कायदे से ओबीसी में होते। अब यह सब चीजों को जानना चाहिए, लोगों को नहीं जानते हैं। यह ओबीसी शूद्रों का या अद्विज जातियों का कोई समूह नहीं है। इसमें राजपूत भी हैं, कुछ ब्राह्मण जातियां भी हैं, भट्ट ब्राह्मण होते हैं, जहां इतने बड़े भट्ट कुमारिल भट्ट
और उनके वंशज आज हमारे ओबीसी में हैं, बिहार में भी हैं, यूपी में भी हैं। अब हम इन चीजों को जरा जाने। यह अद्वितीय जातियों का समूह नहीं है। यह जो रिपोर्ट तैयार की गई मंडल कमीशन की, वह बहुत ही सुबोध रिपोर्ट है और काका कालेलकर आयोग से ज्यादा बढ़िया है। इसको हम लोगों ने पढ़ा था। इसलिए मैं कहता हूं कि जाति पर, सेंसस पर, इस रिजर्वेशन पर बार बार विचार होना चाहिए। और मैं तो पहले भी कहता हूं कि जो रिजर्वेशन का सवाल है वह बार बार यह होना चाहिए कि हमेशा के लिए नहीं होना चाहिए। बीमार आदमी को अस्पताल जरूर भेजो, लेकिन अस्पताल में ही छोड़ मत दो। यह हमारी अपनी बात है। और आगे कुछ बात होगी तो मैं बताऊंगा। अभी मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मेरे 3-4 रिमार्क्स हैं, ऑब्जर्वेशन हैं और सवाल भी हैं जी। आप दोनों ही लोगों से, डॉक्टर अरविंद और मनी जी, आपसे। मैं पिछले दिनों संघ के एक सीनियर लीडर से मिला, तो इन सब चीजों पे बात हो रही थी, तमाम विषयों पर एक अनौपचारिक बातचीत हो रही थी। तो उस क्रम में ये भी आया कि जैसे हाल में ही उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कई ऐसी अनुसूचित जनजातियों को जो अनुसूचित जाति की श्रेणी में थी, तो उनको उनकी जेन्युइन डिमांड के मुताबिक अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में लेकर आए। जैसे बहराइच के इर्द गिर्द गोंड जाति है, तो वो है जनजाति, लेकिन वो एससी में आते थे। हमारे बुंदेलखंड में ललितपुर में सहारिया है, तो वो जनजाति। अब आलम यह था कि वो एक जिले में जनजाति है और बगल के जिले में अनुसूचित जाति है। तो इस तरह की गफलत हो रही थी। तो उसी क्रम में ये सवाल पूछा गया था कि आरक्षण को लेके अक्सर जो संघ के आलोचक हैं वो तमाम बातें कहते हैं। पिछले दिनों दत्तात्रेय होसबले का ये बयान भी आया कि ये जरूरी है, और इस बयान का संदर्भ में वो बयान भी दिखता है मोहन भागवत का, जो बिहार चुनाव के पहले आया और जिसको विपक्ष ने, मतलब सत्ता पक्ष भी था बिहार का, वो लपक लिया था। मेरा पहला सवाल ये है, ये सवाल कल दोपहर की एक बातचीत से निकला है, जिसमें जो आरएसएस के हैं उन्होंने ये कहा कि देखिए, जाति भारत की एक सच्चाई है, जाति के आधार पर भेदभाव भी हुआ है, आपको उसको एडजस्ट भी करना है, लेकिन आपकी हर पॉलिसी सिर्फ कास्ट और कास्ट का पार्टिसिपेशन और कास्ट की संख्या के हिसाब से डिराइव नहीं हो सकती है। कई बार आपको ऐसे नैरेटिव भी चाहिए होते हैं जो इस कास्ट नैरेटिव को सुपरसीड करें, नेशनलिज्म का नैरेटिव कि भाई देश आगे बढ़े, सिर्फ अपनी अपनी जाति की चिंता नहीं करनी। तो ऐसा उनका एक आख्यान था। उसी मीटिंग के कुछ देर बाद मेरी कार्तिकेय से बात हुई। कार्तिकेय बत्रा अमेरिका में पीएचडी कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, पढ़ाते भी हैं। तो उस बातचीत के क्रम में ये निकला कि जो भी पावर में हो उसे जब तक अपनी पावर खतरे में नहीं दिखेगी वो स्टेटस को बना के रखेगा, और जो उस पावर को क्लेम करना चाहता है वो उसको स्टेटस को तोड़ना होगा। तो कभी वो आर्थिक सवाल उठा के कि देखो देखो तुम्हारी सरकार ये नहीं कर रही, तुम भूखे हो, तुम गरीब हो, तुम्हें रोजगार नहीं मिल रहा। कभी वो आइडेंटिटी के सवाल उठाएगी कि देखो तुम्हारी जाति के साथ अन्याय हो रहा है। एससी एक्ट डाइल्यूट हुआ तो कहा गया सब दलित सड़कों पर उतरे, दलितों को फिर वो एससी एक्ट वैसे दिया गया तो सवर्ण उतरने लगे। फिर कहा गया साहब आप एमपी में इसलिए हारे क्योंकि सवर्ण नाराज थे, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने माइकल हाल वाला बयान दे दिया था, तो ईडब्ल्यूएस वाला आ गया। तो सरकार वापस से चाहती है कि इक्विलिब्रियम बन जाए, ज्यादा डिस्टर्ब ना हो। तो आपने कुछ दलितों के लिए कर दिया, कुछ ओबीसी के लिए कर दिया, कुछ आपने सवर्णों के लिए कर दिया, ऐसे स्टेटस को। सरकार को ऐसा लगता है या लग सकता है कि अगर आज की तारीख में जातिवार जनगणना होती है, तो मनी जी तो कह रहे हैं कि दिक्कत क्या है, सिर्फ सांख्यिकी का मामला है, पर मेरी सीमित समझ में सिर्फ सांख्यिकी का मामला नहीं है। जब वो सांख्यिकी सामने आएगी तो नए सिरे से अपनी भागीदारी को असर्ट करने के तर्क और आंदोलन गढ़े जाएंगे। हिस्सा मांगा जाएगा कि भाई जब हम इतने फीसदी हैं, तो जो आपने 2/3 वाला सिद्धांत दिया कि इतने फीसदी हैं, तो हम सरकारी नौकरियों में कितने फीसदी हैं, हम जुडिशरी में कितने फीसदी हैं, तो फिर तो वो लॉजिक आएगा ना। और उस लॉजिक को सत्ता तंत्र तब तक नहीं छेड़ेगा जब तक स्टेटस को से उसको लाभ मिल रहा। अगर कभी हमने देखा है बड़े बड़े नेताओं को कि उनको लगता है कि यार स्टेटस को से अब फायदा नहीं हो रहा, तो वो खुद ही क्रांति का आह्वान कर देते हैं। जो गद्दी पे बैठा है राजीव गांधी मुंबई में जाकर कह देते हैं कि साहब ये जो बीच के लोग हैं इनको हटाना पड़ेगा, पार्टी में घुसे हुए हैं, सरकार में घुसे हुए हैं। उड़ीसा में जाके कह देते हैं कि 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसा मिलता है। फिर वो खुद ही चैलेंजर बन जाते हैं, खुद ही रिफॉर्मिस्ट बन जाते हैं। मैं आप दोनों से ये जानना चाहता हूं कि अगर जातिवार जनगणना होती है,
जिसको लेकर शरद यादव और जो मंडल आंदोलन से मजबूत हुए तमाम नेता हैं, समाजवादियों का एक बड़ा धड़ा, नीतीश कुमार और तेजस्वी एक दूसरे को देखते तक नहीं है विधानसभा में, वो इस मसले पर एक हो जाते हैं। जब ओबीसी का बिल आता है तो जो सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष साथ बैठने को राजी नहीं है वो एक हो जाता है। इकलौता बिल है जो बिना किसी बवाल के आसानी से पारित होता है सबके सबमिशन के साथ। तो जातिवार जनगणना अगर होती है तो उसके लिए ऐसी कौन सी राजनीतिक परिस्थितियां, ऐसा कौन सा बड़ा पॉलिटिकल मोमेंटम बनेगा दैट गवर्नमेंट विल बी प्रेशराइज्ड टू डू सो, और अगर जातिवार जनगणना होती है तो उसका पॉलिटिक्स पर इमीडिएट और लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या पड़ेगा? आई विल स्टार्ट विद डॉक्टर अरविंद। सौरभ, सवाल फिर से बहुत लंबा है, पर ये सवाल नहीं है दरअसल, ये होता ही है कि ये संवाद है गुरु, है ना? जी जी जी, तो हमने अपनी बात कही और तो आपकी बात सुननी है। हाँ, नहीं, हम फिर से मैं कुछ और सोच रहा था, क्योंकि मनी जी हमको मंडल दौर में ले गए, तब तो हम बहुत छोटे थे और दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ते थे। मनी जी उस समय, उनकी उम्र बड़ी रही होगी और वो सारी चीजों को देखे होंगे और उन्हें याद होगा, लेकिन हम छात्र के रूप में मंडल तक इसलिए ले जाना, पहले हम समाज को समझते हैं और फिर गिनती पर, जनगणना पर आते हैं। इसमें देखिए सौरभ, जेएनयू के दौरान ना कुछ ऐसी, जिसको कहते हैं ना कि वो बड़ी जार्गनाइज सोशल साइंस से निकलने का मौका नहीं मिला। तो हम तब पढ़ते थे गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक का हो कैन सबाल्टर्न स्पीक। अब बताइए, सबाल्टर्न को खुद ही समझ नहीं आ रहा है कि सबाल्टर्न है कौन। एंड वी ऑल नो कि सबाल्टर्न तो बोलता ही है, पर सबाल्टर्न तो इटली में होता है। हिंदुस्तान का सबाल्टर्न तो दलित, आदिवासी, पिछड़ा, शूद्र, यही है। तो उमा चक्रवर्ती को मैंने पढ़ा बीच में, तो उनकी एक कास्ट है जेंडरिंग कास्ट, और जेंडर और कास्ट वाले एंगल को मैं लाऊंगा क्योंकि जेंडर जनगणना तो होगी और होती रही है। और माओ का बड़ा फेमस स्टेटमेंट है कि वुमेन होल्ड हाफ द स्काई। तो वुमेन रिजर्वेशन बिल क्यों नहीं? फिलहाल मैं थोड़ा सा विषयांतर हो रहा हूं, पर दोनों को जोड़ने की कोशिश करूंगा। और इसीलिए मैं उमा चक्रवर्ती के जेंडरिंग कास्ट से बस छोटा सा एक पैराग्राफ पढ़ूंगा। अंग्रेजी में बड़ी सरल अंग्रेजी है, गायत्री स्पिवाक की तरह की नहीं है, जो सबाल्टर्न को तो ना समझ आए, सबाल्टर्न पढ़ाने वाले को ना आए। उमा चक्रवर्ती लिखती हैं, एट द हाइट ऑफ एंटी मंडल एजिटेशन इन दिल्ली, spearheaded by upper caste students and legitimized by prominent sociologists of University of Delhi. अब sociologist का नाम मैं फिलहाल नहीं लूंगा। I was struck by a photograph prominently displayed in a newspaper showing women college students in Delhi demonstrating in the streets. They were carrying placards that read, "We don't want unemployed husbands." The irony of this statement was lost on most readers of English language newspapers, almost all upper caste themselves, who shared the ideology of these protesters. अब उमा चक्रवर्ती कहते हैं कि इसमें दो विडंबना है। एक तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की पढ़ी लिखी संभ्रांत लड़कियां एक प्लेकार्ड लेकर चल रही हैं कि वी डोंट वांट अनएम्प्लॉयड हस्बैंड, हमें बेरोजगार पति नहीं चाहिए। इससे वो दो बातें कहना चाह रही हैं। एक ये कह रही हैं, और ये मंडल के बाद हो रहा, मंडल के अनाउंसमेंट के बाद, एक तो वो ये कह रही हैं कि हम प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम अपने पोटेंशियल हस्बैंड्स के तरफ से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और दूसरे कि गलती से बैकवर्ड दलित ये आईएएस बन भी जाएं तो वो कभी भी उनके पोटेंशियल हस्बैंड्स नहीं हो सकते। तो ये हमारे पढ़े लिखे कहते हैं ना कई बार कि पढ़ लिख कर बदल जाएगा, चेंज ऑफ हार्ट हो जाएगा। तो ये एलिट इंस्टीट्यूशंस की कहानी है और हम वहां से देख रहे हैं। तो ये बदलाव तो 30 साल में आया है। देखिए सौरभ, क्योंकि आज के डेट में सौरभ द्विवेदी, फिर से पर्सनल नहीं होना है, पर जहां भी वो पैदा हुए और एक सबाल्टर्न इशू पे डिस्कशन करा रहे हैं, उस समय किताब आती थी फॉलिंग फॉर द बैकवर्ड्स, अरुण शौरी की। और वो चिट्ठी किसका लिखते थे? नेहरू का, जो वो 27 जून 1961 को सारे मुख्यमंत्री को नेहरू ने चिट्ठी लिखा था। उसमें से भी मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा। वो लिखते हैं, आपको पता होगा, ये लिखते हैं, आई हैव नो डाउट दैट देयर इज अ वास्ट रिजर्वायर ऑफ पोटेंशियल टैलेंट in this country if only we can give it opportunity,
but if we go in for reservations on communal and caste basis, we revamp the height and able people and remain second rate or third rate. I am grieved to learn how far this business of reservation has gone based on communal consideration. It has amazed me to learn that even promotions are based sometimes on communal and caste considerations. This may leave not only folly but disaster. Let us help the backward groups by all means, but never at the cost of efficiency. अब ये कोई अगर अभी नेहरू जी की चिट्ठी संसद में पढ़ दे तो प्रधानमंत्री की तो और पांछें खिल जाएंगी। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं सौरभ। अब वापस आते हैं सवाल, आज का ही लेख है इंडियन एक्सप्रेस में सतीश देशपांडे का, पर फिर से देखिए, अब डॉक्टर अंबेडकर अकेले मनुस्मृति थोड़ी जलाए थे, उनके साथ तिलक के बेटे भी थे। तो उस लिहाज से सतीश देशपांडे भी यदि ये सोचते कि हमारा क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, फिर वो कहानी उसमें मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन आप करेक्ट पोजीशन क्या है, आप किस तरफ खड़े हो? जो कहते हैं ना कि आने वाला वक्त आपसे पूछेगा कि आप किस तरफ खड़े थे। तो सतीश पॉलिटिक्स क्या है जी, तो सतीश देशपांडे ने तो लिख दिया, सतीश देशपांडे ने लिख दिया, हु इज अफ्रेड ऑफ कास्ट सेंसस। और बस उनका जो कैप्शन लाइन है केवल मैं इतना पढ़ूंगा, द मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट पैम्पर्ड माइनॉरिटी इन इंडियन सोसाइटी इज कंपोज्ड लार्जली ऑफ द अपर कास्ट्स। एंड इफ यू डू द सेंसस टुडे वी विल रियलाइज। कल के ही जो संसद में जो बहस चल रही थी कल परसों, रामगोपाल यादव जी भी ये बात कह रहे थे, मनोज झा भी ये बात कह रहे थे कि भाई आप मंत्रालय देख लीजिए, सचिवालय देख लीजिए, विश्वविद्यालय, यहां तक बोला, न्यायालय नहीं बोला उन्होंने, क्योंकि न्यायालय देख लीजिएगा तो न्यायालय ही तो वो 50% का भी कैप्शन लगा दिया है, कैप लगा दिया है। अब आप ये बताइए सौरभ कि कई बार ये कहा जाता है मंडल कमीशन को कैसे पता चला कि आबादी 52% है या 54% जो आप कह रहे थे, सही में 1931 का सेंसस है। आप किस बेसिस पर 27% पर? जुडिशियरी तो भाई सैक्रोसैंक्ट है और हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट ही कहते हैं। पर आप ये बताइए ना, वहां भी तो इंसान बैठे हैं, उन इंसानों ने किस बेसिस पर यह तय किया कि ये 50% से ऊपर नहीं हो सकता और सचमुच में नहीं होना चाहिए? आप वही फॉर्मूला 10% के रिजर्वेशन वाला, बाय द वे मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि 10% ईडब्ल्यूएस कोटा को मैंने बिल्कुल वेलकम किया है कि सचमुच में जो द्विज जाति में पैदा हुए लेकिन वो गरीब हैं उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। पर आप ये बताइए कि वो 50 + 10 60% तो हो गया रिजर्वेशन, तो उसी समय स्टे होना चाहिए। वो स्टे नहीं होता है, पर मराठा रिजर्वेशन स्टे होता है। व्हाई? बिकॉज द कास्ट इज इन आवर माइंड। शायद इसलिए निकोलस डर्क्स ने अपनी पुस्तक की जो टाइटल रखी, कास्ट ऑफ माइंड, माइंड ऑफ कास्ट, सॉरी कास्ट ऑफ माइंड। तो ये तो हमारे दिमाग के अंदर है और वो एक चीज है जो बदलते बदलते भी नहीं बदल रही है। शायद इसीलिए इजाबेल विल्करसन अमेरिका में बैठे बैठे रेस के बीच कास्ट ढूंढती हैं और उनकी किताब का नाम है, और अमेरिका में भी वो बेस्ट सेलर होता है वो किताब। तो अब मैं जो इंटरसेक्शनैलिटी ऑफ कास्ट और जेंडर की बात कर रहा था, इससे अब मैं समाजवादियों को भी जरा घेर लेता हूं। एक प्रोग्राम था घोषणा पत्र 2014 में, मुझे याद नहीं है प्रेम कुमार मनी जी भी उस समय जनता दल यू के तरफ से एमएलसी थे कि नहीं। शरद यादव से मैंने ये सवाल पूछा कि सर आप तो मधेपुरा के बहुत समाजवाद का जो बिल्कुल कहते हैं मतलब लेबोरेटरी, जिसको भूपेंद्र नारायण मंडल ने सींचा संवारा और लोहिया जी भी उन्हीं के पास रहते थे। कोई पीएचडी कर रहा था जर्मनी में और अमेरिका में उनके पास आए लोहिया जी के पास, तो उन्होंने बोला यार समाजवाद मुझसे क्या सीखोगे, मैं खुद ही जर्मनी में कुछ समाजवाद नहीं सीखा, मैं तो यहाँ आकर सीखा। तो अगर सचमुच में समाजवाद कैसे जिया जाता है, विचार को कैसे जिया जाता है, इसके लिए तुम भूपेंद्र नारायण मंडल के पास जाओ। तो बहरहाल शरद जी से मैंने सवाल पूछा था कि सर किसी जमाने में भूपेंद्र नारायण मंडल ने कहा था कि जब तक आप वो प्रतिनिधित्व पिछड़ों को, दुनिया को, तमाम जातियां, और उसमें मुसलमान जातियां भी थी जो प्रेम कुमार मनी जी भी कह रहे थे, तमाम पसमंदा जातियां
और महिला सबसे पहले, उनको यदि आप रिजर्वेशन नहीं दोगे, उनको यदि प्रतिनिधित्व नहीं दोगे, तो आपका समाज का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। शरद जी ने इसका गोल गोल जवाब दिया। बाद में जब वो खुद चुनाव हार गए लोकसभा, तो बिहारीगंज से अपनी बेटी को चुनाव लड़ा दिया। तो अपना प्रतिनिधित्व भी उन्होंने अपने बेटी में देखा, महिला प्रतिनिधित्व। तो अब आप ये बताइए कि ये वो तबका है, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं, कि वो पार्टियां जो कोटा विद इन कोटा की बात कर रहे थे, वो पार्टियां भी आज संसद में चुप क्यों नहीं है? वो क्यों नहीं कह देते कि भाई हम ही तो बॉटल नेक थे ना, हम ही तो हर्डल थे, हम ही तो बाधा थे आपके विमेन रिजर्वेशन बिल में, क्योंकि हम कोटा विद इन कोटा की बात कर रहे थे। तो जिस ओबीसी रिजर्वेशन बिल पे अभी 385 सांसद आपके साथ हैं, वो विमेन रिजर्वेशन बिल पास क्यों नहीं कर देते? क्योंकि लेफ्ट पार्टीज का भी वही पोजीशन था कि एक बार जनरली विमेन रिजर्वेशन बिल पास हो जाने दो, फिर जिस तरीके से किसी जमाने में फूलन देवी और रबड़ी देवी ने अपना प्रतिनिधित्व ले लिया था, उस तरीके से बैकवर्ड महिलाएं खुद ही बैकवर्ड से ले लेंगी। लेकिन जैसा कि कुछ फेमिनिस्ट स्कॉलर कहते हैं कि पॉलिटिक्स इज द लास्ट बेसन ऑफ पैट्रियार्की। अब देखिए, घर में अगर महिलाएं हाथ खड़ा कर देंगी तो आपको खाना ही नहीं मिलेगा। स्कूल में पढ़ाना शुरू कर देंगे, आज के पूरे नर्सरी स्कूल से लेके आप देखिए दिल्ली के एलीट स्कूल्स में ऑल द टीचर्स आर वुमेन, विच इज वेरी वेलकम, विच इज वेरी प्रोग्रेसिव। पर आप सवाल है कि पॉलिटिक्स में उनको आप प्रतिनिधित्व देना चाहते हो क्या? और खासकर तब जिसकी बात उमा चक्रवर्ती करती हैं, एट द इंटरसेक्शन ऑफ कास्ट एंड जेंडर। क्योंकि रोहित वेमुला जब आत्महत्या कर लेते हैं, फिर एक कमीशन बैठता है यह पता लगाने के लिए कि रोहित वेमुला का बाप तो बैकवर्ड है, बीसी है, एससी नहीं है, उसकी मां एससी है, तो क्या फर्क पड़ता है? जिस गर्भ में बच्चा 9 महीना रहता है, उसकी आइडेंटिटी बच्चे के साथ नहीं लगता, सर्टिफिकेट में नहीं होता। अब तो मां का भी नाम आने लगा है, पर फिर भी पिता का नाम होता है। तो मुझे ये लगता है सौरभ कि आज के डेट में प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स के लिहाज से, रिप्रेजेंटेशन के लिहाज से, हमें कास्ट और जेंडर के इंटरसेक्शनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी जाकर वो जाति जनगणना का भी कोई सही सूरत में वो आगे बढ़ पाएगा। प्रेम जी, शुक्रिया। अरविंद जी ने पूरे संयत स्वर में जो समाजवादी धारा की राजनीति है, कभी आरजेडी के परचम तले, कभी जेडीयू के परचम तले, कभी साथ, कभी खिलाफ, और अलग अलग सत्ता शीर्षों के साथ जुड़ी हुई एनडीए एंड यूपीए, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, अभी अरविंद जी ने अच्छी बातें कही, कुछ जानकारी भी मिली मुझे। एक चीज जो वो कह रहे हैं कि वह कास्ट और जेंडर के सवाल को समाजवादी पहले से समझते थे। आप एक लोहिया जी की किताब है कास्ट सिस्टम, जाति प्रथा हिंदी में, और वह उसका पहला ही लेख है जाति और योनि के दो कटघरे। वह बनारस यूनिवर्सिटी में उनका भाषण है। आप यह देखिए, जो उन्होंने जो बातें कही, और हम सब लोग जो एक जाति के सवाल पर ही जब बात कर रहे हैं, कई तरह के मिथ्याचार हैं, पाखंड हैं हमारे समाज में। आरएसएस क्या कहती है, आपने भी अभी बातें रखी थी। वो प्रधानमंत्री जब वोट मांगते हैं तो वो पहला प्रधानमंत्री है जो जाति का हवाला देकर के उन्होंने ताल ठोक कर वोट मांगा, मैं पिछड़ा हूं। यह एक बड़ी बात थी, और बड़ी बात मैं उनके लिए कह रहा हूं। मैं यह कोई अच्छी बात नहीं है, मैं यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है हमारी डेमोक्रेसी के लिए कि कोई जाति को का बैनर लेकर के सीधे प्रधानमंत्री वोट मांग रहा हो। वह प्रधानमंत्री 26 या 27 जो भी हैं, जो उनके मंत्री बने, तो उनका जाति के आधार पर परिचय देते हैं, लोकसभा में देते हैं, संसद में देते हैं, और वह जाति को एक तरफ अमान्य भी करते हैं। यह एक अजीब तरह का अंतर विरोध है, विरोधाभास है, और यह विरोधाभास बहुत समय से चल रहा है। मैं कहूं कि यह जो आजादी का आंदोलन हमारा चल रहा था, स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था, तो आप देखेंगे कि अभी जो नेहरू जी का एक उन्होंने रेफरेंस दिया अरविंद जी ने, वह समझदारी की बात थी। आप पहला लेख जो जाति पर आया है अगर 20वीं सदी में, तो वह है चिंतन कहें, जो पहला चिंतन आया है वह 1916 में
मैं याद करता हूँ 16 में, वह डॉक्टर अम्बेडकर का है कास्ट इन इंडिया, उसके जेनेसिस वगैरह पर उन्होंने विचार किया है। वह उस समय बिल्कुल यंग थे, 24-25 साल के अम्बेडकर है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने वह रखा है। और वह तो उनका बिल्कुल अकादमिक जो एक काम है वह बहुत विमर्श का विषय नहीं बना, सामाजिक विमर्श का। लेकिन दूसरा जो जाति पर सवाल, जाति का सवाल जो उठाया है भारत में, मैं अरविंद जी को बताऊंगा, शायद वो जानते होंगे, वह है रविन्द्रनाथ टैगोर ने उठाया। और यह 1927 में उनका एक लेख आता है, बंगला में आया था शूद्र धर्म के नाम से, और मॉडर्न रिव्यू में आया था वह द शूद्रा हैबिट टाइटल से। उस लेख में उन्होंने बतलाया कि भारत की मूल समस्या और मूल चरित्र भारतवर्ष का यह जाति है, और इसको खत्म कर आधुनिकता के साथ यह टकराता है। अब आधुनिकता के साथ टकराता है, वह आरएसएस के लोग भी कहते हैं, और जो एलिट मुस्लिम है वह भी कहते हैं कि हमारे यहाँ कहाँ जाती है। वह उसको नकारते हैं, वह स्वीकार के उसको खत्म करने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन अंबेडकर ने उस पर विचार किया था कि जाति के कारण क्या हैं, कैसे इसका विकास होता है, वह अब उस बहस में मैं नहीं जाऊंगा। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि इस जाति के सवाल को लेकर के हम कोई राष्ट्र नहीं बना सकते। मैं बिल्कुल सहमत हूं। वह उसमें हमारे राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी कूद पड़े, और कूद करके उन्होंने कहा कि जाति तो एक बहुत अच्छी चीज है, यह विश्व संस्कृति को भारत की एक अद्भुत देन है। और उन्होंने वकील के रूप में अपने को रखा, और वह एक नेता के रूप में नहीं, दार्शनिक के रूप में नहीं, वह जो एक राष्ट्रीय जो उनका जो एक व्यक्तित्व था उस रूप में नहीं, उन्होंने उसका समर्थन किया, क्योंकि जानते थे कि वह मुझे जो बापू बनाए हुए हैं, मुझे जो राष्ट्रपिता बनाए हुए हैं, मुझे जो लीडर बनाए हुए हैं, वहां उस समय दलित और ओबीसी के लोग नहीं थे कांग्रेस में, वह एलिट लोग थे, और नेहरू थे, पटेल थे, वह सुभाष बोस थे, और ऐसे लोग थे। उन लोगों को नेता बनाना था उन्हें। उन लोगों ने अगर मुझे हटा दिया तो क्या करेंगे। उन्होंने पक्ष लिया जाति प्रथा का, और कहा कि यह तो जाति बहुत अच्छी चीज है, और कहा कि यह इससे दो विभेद कहाँ होता है, भाइयों में दो, हिंदुस्तान में, भारत में दो भाइयों की संतानें आपस में नहीं विवाही जाती, तो क्या दोनों में प्रेम नहीं रहता, दोनों भाइयों में प्रेम नहीं रहता। यह एक वकील की तरह वह तर्क देते हैं। लेकिन अब वही गांधी 1936 में जब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ने अंबेडकर का लेख आता है, जो पढ़ने के लिए उन्होंने जात पात तोड़क मंडल में लाहौर में दिया था, इस बीच उन्होंने 2 बार टिप्पणी की अपने पत्र हरिजन में, और एक तरह से उस निर्णय पर आ गए कि हाँ, जाति को लेकर के राष्ट्र नहीं बन सकता है। इस बीच आप यह भी समझ सकते हैं कि 27 से 36 तक इस बीच में पूना प्रकरण वगैरह मामला चला था, और इतने प्रभावित हुए, बार बार अंबेडकर कह रहे थे और टैगोर भी कह रहे थे। अब आप देखिए, वह उस समय टैगोर और अंबेडकर का स्वर एक है। वह कह रहे हैं कि जाति को रखते हुए आप राष्ट्र नहीं बना सकते। गांधी को इन दोनों लेखों ने एक तरह से बदल दिया है, और वह 33 में कहते हैं कि नहीं, हम तो पहले अपना समाज सुधारेंगे, क्योंकि कांग्रेस में ही, यहाँ अरविंद जी हैं और वह उस गुत्थी को समझ रहे हैं, आप भी सौरभ जी समझ रहे हैं कि जो कांग्रेस में 30 साल लगातार जो लड़ाई चली, वह केवल इस बात के लिए लड़ाई चली, जो मॉडरेट और रेडिकल लोगों का संघर्ष था, कि पहले समाज सुधारा जाए कि पहले पॉलिटिक्स सुधारा जाए। वह जो गरम दली लोग थे वह कहते थे कि पॉलिटिक्स जब हम आजादी हासिल कर लेंगे, स्वराज ले लेंगे, तो आप समाज सुधर जाएगा। और यह जो समाज सुधारक तब का मॉडरेट ताकतें थी, जिसका नेतृत्व गोखले वगैरह करते थे, यह कहते थे कि समाज अगर नहीं सुधरेगा तो राजनीति भी नहीं सुधरेगी, और राजनीति को सुधारने के लिए हमको समाज को सुधारना आवश्यक होगा। आज भी मैं समझता हूं कि हम वही हैं, उसी लड़ाई पर हैं। जो लोग नहीं समझते हैं, जिसके तरफ अभी इशारा किया, उसका हवाला दिया सतीश देशपांडे जी के लेख का, जो इंडियन एक्सप्रेस में आया है, वह भी बस यही कह रहे हैं कि आपकी गुत्थी को मैं समझता हूं, उसमें नेहरू भी शामिल हो, नेहरू का मैं सम्मान करता हूं, नेहरू शायद नहीं समझ पा रहे हैं उस गुत्थी को। आप इसमें तरक्की में भी आप योग्यता को नहीं करेंगे, आधार नहीं बनाएंगे, योग्यता है क्या, इस पर सवाल उठाया था पहली दफा
एक उनकी किताब है व्हाट कांग्रेस गांधी हैव डन अनटचेबल, से वह अंबेडकर की किताब है। और उसमें उन्होंने यही सवाल उठाया, कहते कि योग्यता का निर्धारण कौन करते हैं? या आईएएस होगा, आईएएस का निर्धारण करते हैं कि आईएएस के लिए ये योग्यता है। अब आईएएस की योग्यता आप निर्धारित कर देते हैं और वह उसमें अपने को फिट पाते हैं कि हम तो फिट उसमें हो गए, आप ही को फिट होना है। और वहां क्यों नहीं करते हैं कि एक आईएएस उसको होना होगा जो हल चलाना जानता है कि नहीं, जो वहां का लोकल बोली बोल सकता है कि नहीं, वह उसको काम करना है समस्तीपुर में, उसको काम करना है आदिवासियों के इलाके में, और वह लंदन के बारे में जान करके दुनिया भर के जाने, उनके बारे में भी जानना है उनको, लेकिन प्राथमिक रूप से पहले उनके बारे में जानना है जिनके बीच उनको काम करना है। तो योग्यता का निर्धारण कौन करता है? ये बहुत सारी बातें हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है प्रेम जी, और इसी से जुड़ा मेरा आखिरी सवाल है आप दोनों लोगों से कि इस ओबीसी रिजर्वेशन या दलितों के लिए रिजर्वेशन या ओवरऑल रिजर्वेशन है ना, इस पर जो आपत्तियां आती हैं उनको हम बहुत मोटे तौर पर दो खांचों में बांट सकते हैं। एक तो है जो कहते हैं साहब पहले कभी रहा होगा, आज देखिए हम लोग भी गरीब हैं, वो भी गरीब हैं, और कोई तो एक अपर लिमिट तय होनी चाहिए। भर्ती आपने कहा कि पहले आपने कहा कि नौकरी में आरक्षण, फिर आपने कहा शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण। अब आप ये बताइए, जब नौकरी मिल गई तो प्रमोशन में आरक्षण क्यों मिलना चाहिए? प्रमोशन में तो भाई जब दोनों लोग दो स्तर पे गए तो ऐसा क्यों हो कि एक व्यक्ति जो जनरल कैटेगरी का है या ओबीसी का है वो एक अमुक स्तर तक पहुंचे, लेकिन उसी श्रेणी में एक उसी रैंक पे एक एससी कैटेगरी का गया है तो वो चूंकि प्रमोशन में आरक्षण है तो ऊपर पहुंच जाए। तो एक तो इस तरह की आपत्ति आती है। दूसरी आपत्ति ये आती है कि आप जो मेरिट का पूरा आर्ग्यूमेंट है उसमें दिया जाता है कि आप बार को नीचे मत करिए कि जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, पिछड़े हैं या दलित हैं, हम उनके लिए इतना रियायत देंगे। इसके बजाय आप उन सेक्शंस को दूसरे तरह के अफर्मेटिव एक्शन दीजिए। और उनका आर्ग्यूमेंट का विस्तार ऐसा होता है कि आप उनको अच्छे से पढ़वाइए, अच्छे से तैयारी करवाइए, वहां पर आप मदद दीजिए। आप मार्क्स का बार नीचे मत करिए, उनको उस बार तक पहुंचने में मदद करिए ताकि गुणवत्ता बनी रहे। तो ये मेरिट का आर्ग्यूमेंट है जो बहुत होता है। मुझे ध्यान है यूपीए 1 के दौरान जब शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी रिजर्वेशन की बात आई थी, तब इसी दिल्ली में एक संस्थान बना था, एम्स के डॉक्टरों ने उसका नेतृत्व किया था, यूथ फॉर इक्वलिटी। और उन लोगों ने फिर जाके जूते पॉलिश किए थे कि देखिए साहब मेरिट की कदर नहीं होगी तो डॉक्टर जूते पॉलिश करेगा, और कई जुमले दिए गए थे कि टका शेर भाजी, टका शेर खाजा। मैं ये जानना चाहता हूं कि जिनके जेन्युइन कंसर्न है, जैसे प्रेम कुमार, जैसे मेरा एक कंसर्न है, मैं औरों के कंसर्न की क्या बात कहूं, मेरा ये कंसर्न है कि एससी और ओबीसी या ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इसमें जो क्रीमी लेयर का सिद्धांत है और कितने पीढ़ियों तक एक ही उसको रिजर्वेशन मिले, इस पे नए सिरे से विचार होना चाहिए। क्योंकि यदि क्रीमी लेयर पर ठीक से विचार और स्क्रूटनी नहीं होगी तो जो डिजर्विंग है ओबीसी में और एससी में और एसटी में, उनका हक छीनता जाएगा, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ लोग हैं जो लाभ लेते रहेंगे। और तमाम समाज विज्ञानियों ने इस तरफ ध्यान दिलाया है कि कैसे इन वर्गों में भी एक ब्राह्मणिकल ऑर्डर बिल्ड हो गया है। जो पूरी दलित महादलित की बहस आती है कि साहब आरक्षण का फायदा किन दलित जातियों को सबसे ज्यादा मिला और वो दूसरी महादलित जातियों में पास ऑन क्यों नहीं हो रहा है, या फिर ओबीसी में वो बहस आती है कि किन दूसरी पिछड़ी जातियों में वो पास ऑन नहीं हो रहा है। इन क्वेश्चंस को आप लोग कैसे एड्रेस करेंगे? डॉक्टर अरविंद कुमार मनी जी, 1 मिनट में अपनी बात रखूं? जी प्लीज। आपने जो बातें रखी, कुछ बातों से मेरी सहमति है, कुछ से असहमति भी है। एक पहले योग्यता पर जो बात आ रही थी उस पर मैं एक कह सकता हूं, शायद अपनी तरफ से मजेदार, पता नहीं आप लोगों को मजेदार लगे या ना लगे, लेकिन यह सच्ची कहानी है 1980 के दशक की। 81 या 82 ऐसा ही कुछ था। उस समय हमारा बिहार एक था, झारखंड अलग नहीं हुआ था, और शिबू सोरेन उस समय यहाँ एमएलए हुआ करते थे, बिहार विधानसभा में एमएलए हुआ करते थे। एक सवाल आया था बिहार विधानसभा में, एक सवाल आया था कि पुलिस की नियुक्ति हुई थी और उसमें आदिवासियों की नियुक्ति नगण्य थी, नहीं थी, न के बराबर थी। शिबू सोरेन ने सवाल उठाया था। सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री
मैं अगर भूल नहीं रहा हूं तो रामाश्रय प्रसाद सिंह थे, उन्होंने जवाब दिया कि वह योग्यता पूरा नहीं करते थे, मतलब हाइट उनका ठीक नहीं था। हाइट ऊंचाई जो निर्धारित की गई थी 5 फीट 5 इंच या 3 इंच जो भी ऊंचाई थी, वह उसको पूरा नहीं करते थे और इसलिए योग्यता के अभाव में उनकी नियुक्तियां नहीं हुई। तो शिबू सोरेन ने जो जवाब दिया था, मैं बहुत शॉर्ट में बिना किसी विवेचना के कह रहा हूं, उन्होंने उठ करके जवाब दिया कि हुजूर, हमारे यहाँ चोर भी तो छोटे होते हैं। अरे भाई, हमारे यहाँ पकड़ना है, हमारे यहाँ पुलिस में जरा कम ही ऊंचाई की अगर पुलिस रहेगी तो वो तो पकड़ लेगी, क्योंकि हमारे यहाँ चोर भी तो छोटे होते हैं। तो आपको इस तरह से एक वैज्ञानिक पद्धति तो निकालनी होगी। और आप जो कह रहे हैं कि पीढ़ियों दर पीढ़ियों का, या ऐसा देखिए कि जब हमारे यहाँ जो आईसीएस का आरंभ हुआ था, तो जो मेरी जानकारी है उसके अनुसार सबसे पहले जो आईसीएस थे भारतीय, वह थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। यदि क्रीमी लेयर उस समय लगा दिया गया होता भारतीयों पर कि भारतीयों को मिलेगा तो जरूर, अवसर तो जरूर मिलेंगे, लेकिन क्रीमी लेयर रहेगा, तो क्या सत्येंद्र नाथ टैगोर होते आईसीएस? क्योंकि आईसीएस होने के लिए आवश्यक होता था कि आदमी इंग्लैंड की यात्रा करे, जरा वहां पढ़े, वहां उसके चीजों को जाने। अब आप क्लास 1 की नौकरियों में पढ़ने के लिए वह दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहिए, जेएनयू में पढ़ना चाहिए, विदेश में पढ़ना चाहिए, बहुत तरह के उनको सुविधाएं चाहिए। अब आप कहते हैं कि क्रीमी लेयर लगा दीजिए, तो वहां आपको एक वैज्ञानिक पद्धति, मैं बार बार कहता हूं कि लोग आंख मुंद करके मत कीजिए, हमेशा एक वैज्ञानिक चेतना बनाए रखिए कि कैसे हमको समाज में समानता लानी है, एक विवेक कैसे हम पैदा कर सकते हैं। कोई एक नियम नहीं बन सकता है। लेकिन नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ, आप ये जो बात कह रहे हैं, तो क्रीमी लेयर पे आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? आप मुझे अपना सवाल सुन लीजिए, हो सकता है कि मैं अपना सवाल ठीक से फ्रेम कर पाऊं। मेरी चिंता ये है कि अगर रिजर्वेशन का मकसद क्या है सर, कि जो इस देश में जिनके साथ ऐतिहासिक रूप से गलत हुआ है, जो ना लैंड होल्डिंग्स में है, ना सोशल प्रतिष्ठा में है, ना कास्ट पिरामिड में कहीं है, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए तो ये है ना सारे अफर्मेटिव एक्शन। जी नहीं, मैं फिर कहूंगा नहीं, यह आरक्षण जो है, नौकरियों में आरक्षण, यह आर्थिक मामला बिल्कुल नहीं है। यह है कि आपको डेमोक्रेसी एग्जीक्यूटिव बॉडी में डेमोक्रेसी लानी है, इसके लिए है यह आरक्षण। नौकरी देने का मामला वह आर्थिक है। सर आप आई एम सॉरी, आपने ध्यान नहीं दिया। हो सकता है। मैंने ये एक बार भी ये शब्द इस्तेमाल नहीं किया है कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े सिर्फ उनको, मैंने बहुत स्पेसिफिकली कहा है हिस्टोरिकली एंड सोशली जो पिछड़े हुए हैं, जिनको उनका दाय नहीं मिला, वो दाय लैंड होल्डिंग में भी नहीं मिला, पावर स्ट्रक्चर में भी नहीं मिला, कास्ट हायरार्की में भी नहीं मिला, सारे स्ट्रक्चर में, वो कला में कहीं पे भी नहीं मिला है। तो लेकिन जब आपने ओबीसी में रिजर्वेशन दिया, तो वो रिजर्वेशन और फिल्टर हो, ट्रिकल डाउन हो, सब तक पहुंचे, तो आपने एक क्रीमी लेयर का लगाया ना। आप एक बात बताइए, मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, ओबीसी से आते हैं या एससी से आते हैं और वो आईएएस हैं, ठीक है, अब उनका बेटा हार्वर्ड में पढ़ा, अब वो आके कंपीट कर रहा है, और उन्हीं की जाति के एक व्यक्ति हैं जो 2 बीघे पट्टे की जमीन पर है और उनका बेटा डिग्री कॉलेज में पढ़ा, अब वो कंपीट तो उसी 27 से 21% में करेंगे। तो यहाँ पर तो क्रीमी लेयर। डॉक्टर अरविंद जी सौरभ, मैं इस बारीकी को समझ रहा था। मुझे 2-3 बातें बड़ी फास्ट फॉरवर्ड में कहनी पड़ेगी। एक तो काफी कहानियां सुना चुका हूं, तो एक और कहानी नहीं सुनाऊंगा। मोहन और लल्लू की कहानी है मंडल कमीशन के अंदर, वो आपने पढ़ी होगी। वो अभी एक रटलेज हैंडबुक ऑफ ओबीसीज आने वाली है 2022 में जी। बड़ी मोटी किताब है, उसमें मेरा भी एक लेख होगा, मंडल कमीशन एंड मेकिंग ऑफ एन ओबीसी आइडेंटिटी। तो उसमें वो कहानी पढ़ने को मिलेगा। लेकिन वही फर्क है मोहन और लल्लू का, जो आप अभी कह रहे हो कि कोई मतलब 2 भाई हैं और एक का हार्वर्ड चला गया, तो वो सारी समस्याएं फिर से बड़ी कॉमन स्कूलिंग की है सौरभ। जैसे जेएनयू में हम लोग मजाक में कहते थे ना कि ये ऐसी यूनिवर्सिटी है जो सेंट बोरिस और सेंट स्टीफेंस को साथ बिठाती है एक क्लास में, और थोड़े दिन बाद सेंट बोरिस वाला सेंट स्टीफेंस के कान अमेटता है किसी मौके पर। तो वो कैसे होता है? क्योंकि जेएनयू ने भी एक एफर्मेटिव एक्शन
मतलब प्रोग्रेसिव एडमिशन पॉलिसी रखी थी, जिसकी वजह से ये संभव हो रहा था। मैं खुद उसका प्रोडक्ट हूं सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे पता है, पढ़ के आया हूं, इसलिए मुझे पॉइंट्स मिले। एग्जैक्टली। तो सेंट बोरिस, अब सचमुच में जो सेंट स्टीफेंस और एलएसआर वाले सही में पूछते थे क्या तुम सही में सेंट बोरिस से पढ़े थे, तो हम मजाक में समझाते थे बोरी लेके जिस स्कूल में जाते हैं उसको सेंट बोरिस बोलते हैं। और वो हमारा बरगद में एक संत भी होता था जिसको लोकल डेटीज बोलते हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं सौरभ कि वो वाला सवाल तो अब रिजॉल्व्ड है मोर और लेस, लेकिन उससे बड़ा सवाल है जो कई स्कॉलर्स जिसका आप जिक्र कर रहे थे। मेनी स्कॉलर्स हैव सेड द एससी रिजर्वेशंस, the majority of the SC reservations have been cornered by a particular caste in Maharashtra called Mahars. Similarly, of the STs cornered by a particular ST caste called Minas, जो आपको जेएनयू में भी और यूपीएससी में हर जगह दिखता होगा। अब कोई झारखंड का एसटी बच्चा नागालैंड और मणिपुर के एसटी बच्चा से कंपीट करेगा, वहां भी अनइक्वल है। और इसीलिए जो ओपनिंग लाइन है ना मंडल कमीशन का, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इक्वालिटी तभी आ सकती है जब इक्वल्स के बीच कंपटीशन हो। यदि अनइक्वल्स के बीच आप इक्वालिटी का कंपटीशन कराएंगे तो वो तो इनइक्वालिटी को और परपिचुएट करे। इसलिए यूथ फॉर इक्वालिटी के खिलाफ जो मतलब हम लोगों का कैंपेन था, तो उसमें हम एक बार बाद में आखिरी में जब लगता था कि अब हम वो नहीं जीतेंगे, तो हम यही चीखते थे कि शिव खेड़ा ने नई किताब लिखी है। वो बोलते थे क्या, तो हम बोलते थे यू कैन नॉट विन। क्योंकि सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है, और आप समझिए वही जो बात मैं कह रहा था, आज से 30 बरस पहले मीडिया का जो अप्रोच था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो उतना था नहीं, पर प्रिंट मीडिया में भी कोई मतलब इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि कौन कहां खड़ा है। आज इस बात को लेकर लोग कंसस हैं कि हम किस तरफ खड़े हैं, क्योंकि इस बीच काफी कुछ हुआ। जॉन रॉल्स एक बड़े अमेरिकी सोशल साइंटिस्ट आए, उन्होंने व्हील ऑफ इग्नोरेंस की बात की, तो वो टेक्निक भी बता रहे हैं कि कैसे सोशल जस्टिस आप हमारे आंखों के सामने पर्दा कर दीजिए। पर वो पर्दा कैसे होगा सौरभ, आप बताइए। अचानक से जेएनयू में आप बराबर हो रहे हो, और फिर जेएनयू की डिग्री आप भी लीजिए, मैं भी ले लिया, और उसके बाद अब आप ये देखो कि एससी एसटी ओबीसी की ही सीटों में नॉन फाउंड सुटेबल क्यों हो रहा है। आप कोई मुझे बताए कि जनरल कैटेगरी के आरटीआई कर लीजिए पूरे हिंदुस्तान में, जेएनयू में ही कर लीजिए कि जनरल की कितनी सीटों पर नॉन फाउंड सुटेबल हुआ। तो ये सुटेबिलिटी कौन तय कर रहा है? तो ये सुटेबिलिटी जो है वो कौन तय कर रहा है, ये हमें देखना पड़ेगा। और मुझे लग रहा है कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से, अब एक बात देखिए, हम उस तरीके से देशभक्ति बनियान हटाने वाला देशभक्ति नहीं करते हैं, पर कुछ मामले में तो ये मानना पड़ेगा। हम 1950 से रिजर्वेशन लाए हुए हैं अपने देश में, अमेरिका हमसे पीछे है। 1980s में वो अफर्मेटिव एक्शन लाता है, लेकिन वहां का प्रेसिडेंट क्या कहता है कि वी कैनॉट एक्सपेक्ट अ हेल्दी पर्सन running in the we cannot expect a lame person who has an injury in a leg to be competing with a very healthy athlete. तो ये जो विचार और विमर्श है मतलब इक्वालिटी को लेकर, क्योंकि इक्वालिटी बहुत बड़ा मिथ है, और वो इक्वालिटी हम अचानक से एक्सपेक्ट करते हैं कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स आपस में कंपीट करने लगे। हम कॉमन स्कूलिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? हम कॉमन स्कूलिंग करें। अब देखिए हिंदुस्तान में माँ बाप स्कूल में पढ़ाने, दिल्ली यूनिवर्सिटी का फीस अभी भी 10,000 है, हम जब पढ़ते थे 2,500 था। जामिया में आप इंजीनियरिंग करते हैं 6,000 में, लेकिन हिंदुस्तान के ज्यादातर, अच्छा ये एक बताइए सबसे बड़ा मिसनॉमर जो मुझे लगता है पब्लिक स्कूल का। हम बोलते हैं कि भाई पब्लिक स्कूल, जिसको हम पब्लिक स्कूल बोलते हैं वो तो सब प्राइवेट स्कूल है। दिल्ली पब्लिक स्कूल आप बताइए एक मॉडल है प्राइवेट स्कूल का, उसको हम पब्लिक स्कूल बोलते हैं, और जो पब्लिक स्कूल है उसको हम गवर्नमेंट स्कूल बोलते हैं। ये केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी ने थोड़ा बहुत ध्यान दिया है, अब वहां भी स्विमिंग पूल है। अब सचमुच में पब्लिक स्कूल के बच्चों से गवर्नमेंट स्कूल वाले, मतलब रियलिटी में जा रहा हूं मैं, अब मिसनॉमर में नहीं जा रहा हूं, कैसे स्विमिंग करेगा? तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि इस देश का जो रूलिंग क्लास है, और जो सतीश कह रहे हैं बड़े बेबाकी से कि द मोस्ट पैम्पर्ड माइनॉरिटी कंप्राइजेज ऑफ सर्टेन कास्ट्स,
फिर से मैं नाम नहीं लूंगा, तो उनको थोड़ा सा ना मतलब और दरियादिली करनी पड़ेगी। चेंज ऑफ हार्ट तो नहीं होगा, मैं गांधीयन नहीं हूँ। नहीं देखिए, तो अगर इस नई सामाजिक सच्चाई से आप मुंह मोड़े रहेंगे तो इसमें बिल्कुल ये जो सो कॉल्ड पैम्पर्ड क्लास है, और जो हमारी और आपकी ये शो शूट होने से पहले की बातचीत हो रही थी कि सबसे आदर्श, बिल्कुल साहब आप मतलब कोई ये कहता है ना कि जैसे प्रेम जी ने भी कहा, ये सब कुछ भी अनंत काल के लिए नहीं है, ना अनंत काल के लिए किसी की हेजमनी है। मैं तो आपको विकल्प दे रहा हूं। आखिरी बात सौरभ, बस आपकी बात काटते हुए, आप हिंदी के हो और मतलब हिंदी से दूसरे तरीके का रिश्ता है, तो मुक्तिबोध हम लोग जब यंग थे और लेफ्ट राजनीति कर रहे थे, छात्र राजनीति, तब तो यही सोचते थे कि बस बराबरी का हक, बराबरी का दावा, नहीं तो बस मुठभेड़ और धावा, मुक्तिबोध की पंक्ति है। लेकिन अब लगता है कि कहां मुठभेड़ कहां धावा, कुछ भी नहीं। पर आप धीरे धीरे सने सने अपने विचारों से यदि इस चीज का ट्रांसफॉर्मेशन कर पाते हैं तो वो बदलाव आता है। और निखिल, सौरभ जी 1 मिनट में लूं, आधा मिनट में? सर वो आप ही के पास आएंगे। निखिल का सवाल सुन लेते हैं। अच्छा। नहीं सर, आप कंटिन्यू कीजिए, मेरे तो कुछ मतलब रिमार्क्स टाइप के थे, आप प्लीज कंटिन्यू, आप कुछ कह रहे थे सर मनीष साहब। हाँ, मैं कह रहा था, सौरभ जी को से कहना चाहता था कि उन्होंने कहा कि वो क्रीमी लेयर की बात की। क्रीमी लेयर की बात वह, जैसा कि अभी अरविंद जी ने कहा कि वह इक्वल, अब क्रीमी लेयर लगे, ओबीसी में भी लगे तो जनरल में भी लगे, और उसके बाद देखिए दोनों में क्रीमी लेयर लगा दीजिए, तब आप कहिएगा कि तो क्या जो जो क्रीमी लेयर के ऊपर होंगे जनरल में, उनको नौकरी नहीं करनी चाहिए, वो दूसरा काम करें। लेकिन अगर यहाँ क्रीमी लेयर लगाते हैं तो वहां भी क्रीमी लेयर लगाइए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो नॉन रिजर्व सीटें हैं जनरल में भी लगा दे, जनरल में भी क्रीमी लेयर हो, और यहाँ तब फिर ठीक है, फिर हम इसका स्वागत करेंगे। इस तरह की प्रेम जी, आप तो एक समाजवादी पार्टी से आप जुड़े भी हैं, जेडीयू से भी जुड़े रहे हैं, एमएलसी भी रहे हैं, इस तरह की मांग उठाई क्यों नहीं गई फिर? नहीं, हम लोगों ने उठाई है, हम लोगों ने बात किया। मैं व्यक्तिगत बातों में नहीं जाऊंगा। मैं जेडीयू से अलग हुआ था। सुना जाए, बात उठाना, नहीं सुना जाए सौरभ जी, मैं अपनी बात अब नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं बता दूं कि जब नीतीश कुमार जी हम लोगों के मित्र रहे, साथी रहे, हम लोगों ने साथ काम किया है, इस बात पर ही लड़ाई हुई थी कि उन्होंने जब सवर्ण आयोग बनाया था, और हमने उसके बाद मुझे हटना पड़ा पार्टी से, इसलिए कि उन्होंने कहा कि इसके लिए आप मुझसे क्यों नहीं कहा, और आपने बिल्कुल अखबार में जाकर के कहा। हम बता रहे थे कि वह, हम लोगों ने बात वहां भी रखी है कि यह, फिर मैं कह रहा हूं कि इक्वलिटी के लिए कैसे हम काम करेंगे ज्यादा से ज्यादा, वो नहीं सकता है, मैं मालूम है वह स्वर्ग कभी आता है कि नहीं, लेकिन उसके लिए हम कोशिश करेंगे, लगातार कोशिश करेंगे और विवेक के साथ करेंगे। हमारा यह ध्येय हमेशा रहना चाहिए। जी बिल्कुल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। निखिल, समय की कमी है, आपके रिमार्क्स चाहता हूं क्विकली, देन वील रैप अप। बहुत छोटे छोटे मैंने पॉइंटर्स में लिख के भी रखा है, एक एक जो मैंने फ्लैग करता गया, उसमें आप लोग जब बात कर रहे थे मैं लिख रहा था। एक चीज जो प्रमोशन में रिजर्वेशन को लेके जो चिंता बता रहे हैं, वो बेसिक आर्ग्यूमेंट में तो ठीक है। क्योंकि आपको एक बार मिला, जब आप अंदर दाखिल हो गए, फिर उसके बाद आपको अंदर क्यों चाहिए, उस बहस को मैं छोड़ देता हूँ। लेकिन लोग इस सवाल को जिस तरह से रखते हैं, उसमें उनका काफी अज्ञान झलकता है। उनको ऐसा लगता है कि नहीं, इसकी स्पीड ज्यादा है रिजर्व कैटेगरी की। नहीं होती है। होता क्या है, जो जैसे डॉक्टर कुमार आपको बता रहे थे, नॉट सूटेबल वाली दिक्कत है, और दूसरा इन जनरल ही उनका अपर एशेलॉन्स जो होते हैं, ब्यूरोक्रेसी के हो गए या किसी के भी संस्थाओं के हो गए, वहां पे नहीं मिलेंगे आपको, रिजर्व कैटेगरी से लोग होते नहीं है। अब ऊपर एक वैक्यूम है, जैसे सेक्रेटरी लेवल पे तो आप अभी ये 2-3 साल पहले डॉक्टर कुमार बता देंगे अभी कितने पुअर नंबर्स थे, तो वहां एक वैक्यूम है। अब वो वैक्यूम क्या करता है, वो जो आपका जो वर्टिकल स्ट्रक्चर है, जो सीढ़ी है, उसके ऊपर एक सक्शन पैदा करता है, जैसे मोटर पानी खींचती है, उस तरह से वो व्यक्ति लैडर पे ऊपर जाता है। तो वो एक तरह से अब वो बस आप सिस्टम को क्योंकि समझते नहीं है लोग, चक्कर हमारे, दिक्कत क्या है, हमारे यहाँ सवाल करने से पहले या राय रखने से पहले पढ़ने का चलन नहीं है, और वहीं से वो रिजर्वेशन आता है। मैं फिर से कह रहा हूं कि क्या अपॉइंटमेंट के बाद आपको प्रमोशन में रिजर्वेशन चाहिए, लेट पीपल डिसाइड, वो लोग कर सकते हैं अपना। दूसरा जो चीज मैंने फ्लैग करके रखी थी, अच्छा हाँ, अभी हमारे पास एक बहुत अच्छा पैनल है और बहुत बढ़िया बातचीत हुई। एक चीज जो बहुत ही अच्छे से लोगों को समझनी जरूरी है, और मेरी उम्र के कई लड़के नहीं समझते,
वो रिजर्वेशन को लेकर के उनका आइडिया ही फ्लॉड है। वो नहीं समझते हैं कि ये सामाजिक न्याय का टूल है, आर्थिक कल्याण का नहीं है। आर्थिक कल्याण के लिए 80 और डिपार्टमेंट्स हैं इस गवर्नमेंट में। अब उनका आप उठा करके नेहरू से फिर चालू करके आप मोदी तक के आ जाइए, आप देख लेंगे कि वो एक कलेक्टिव फेलियर है। और वहीं से वो डिमांड निकल के आती है कि आप अभी और जातियों को रिजर्वेशन दीजिए। ईडब्ल्यूएस स्पेक्टेकुलर एग्जाम्पल है आर्थिक कल्याण में। तमाम सरकारों का मतलब ठीक है, जिसने दिया आप उसको तारीफ कर सकते हैं, फेलियर तो उसका भी है ना। आपका जो कोर वोटर बेस था, आपके विचार को जो मानने वाला था, उसको भाई एक बार यही स्पीच पार्लियामेंट में की गई थी कि मैं तो इसको शाइनिंग एग्जांपल बना के रखूंगा कि गड्ढे खोदने के लिए पैसे देने पड़े। तो आपको फिर वही चीज करनी पड़ी जिसके आप पूरी विचार परंपरा आलोचक रही है आरक्षण की। ये फैक्ट है, ये पॉलिटिकल कंपल्शन है कि आज उनको ये कहना पड़ता है ना, कि मैं पीएम बन गया तो मैं इस समाज से आता हूँ, और वो पूरी पार्टी के साथ वो दिक्कत है। फिर एक और चीज है। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, जो 27% का ये स्टेट रिविजन वाला बिल आया है, उसकी इंटेंशन को मैं समझता हूं, और वो एक अच्छी मतलब क्या कह लीजिए, कम से कम सरकार कहेगी तो इंटेंशन सही है, लेकिन आप उसका फॉलो आउट देखिए क्या है। वो डिफीट कर देगा रिजर्वेशन को। कैसे? क्या होगा कि आपने पहले, क्योंकि आपने बार बार कास्ट सेंसस नहीं की, इसलिए आपके पास बहुत एग्जैक्ट डेटा नहीं है कि समाज की स्थिति क्या है और उसमें अलग अलग समूहों की स्थिति क्या है। इस अज्ञान में क्या हो जा रहा है कि हमने जैसे पहले दे दिया था, जिनको मिल गया उन्होंने तो अपना जैसा भला करना था कर लिया, लेकिन जो पहले जिन समाजों को प्रिविलेज समझा गया और उन्हें किसी कारण से बाहर रखा गया, आप उनको अंदर लेके आएंगे। आपको लगता है कि इसीलिए वो डिमांड करते हैं कि जाट को देना है तो वो आप उसको बढ़ा करके दो, या मराठा को देना है तो आप अलग से 10 या 12% उनके लिए अलग स्पेसिफिकली बनाओ। वो क्यों इधर आ जाएंगे तो वो बाकी को लेने ही नहीं देंगे। तो वो इस आरक्षण देना भी आरक्षण को डाइल्यूट करना ही है ना। और यही अब वो पॉलिटिकल कंपल्शन वाली बात है, इसलिए 27% का जो ये रिवीजन आया, किसी ने उसमें कुछ कहा नहीं। पढ़ने लिखने वाले भी रह गए कि मैं भाई कैसे रिजर्वेशन के खिलाफ बोलूं, और जो पॉलिटिक्स में है वो भी चुप रह गए कि यार मेरे तो वोट नहीं आएंगे। लेकिन ये बहुत, मुझे लगता है कि ये बड़ी चिंताजनक स्थिति है अगर हम इस तरह से रिवीजन करते हैं रिजर्वेशन पॉलिसी का लेकर के। फिर एक है सेंसस। अब सेंसस को लेके अभी बहस हो रही है कि सेंसस करवाना है कि नहीं। सेंसस तो हो रखा है 2011 में, उसकी रिपोर्ट पे सरकार बैठी हुई है, तो उनको तो पहले इसी अब, और मैं उस बात से बिल्कुल अग्री करता हूं कि अगर आप, ये आर्ग्यूमेंट भी दिया जा रहा है कि नहीं सब कुछ सैंपल कलेक्शन प्रोसेसिंग उन सब नहीं बहुत फुल प्रूफ नहीं है। अरविंद जी ऐसा कुछ जी नहीं हाँ, वो कह रहे हैं, कल मनोज झा जी ने जो राज्यसभा में कहा है उसमें तो वो यही कह रहे हैं कि डेटा करप्ट हो गया है। हाँ जी पहले, लेकिन एक चीज मुझे, सॉरी माफी चाहता हूँ, इतना बस जोड़ना है ललन टॉप के दर्शकों के लिए कि सौरभ जी तो गेस्ट के रूप में गए हैं आप कौन बनेगा करोड़पति में भी। आप कौन बनेगा करोड़पति का क्या क्रेज होता है पता है? तो निखिल जो कह रहे हैं ना वो वैसी ही बात है कि भाई मतलब फोन लोग अभी भी लगे रहते हैं कि मेरा नंबर आएगा तो अरे यार लग भी जाएगा, वहां पहुंच भी जाओगे तो कितने सवाल का आंसर दोगे। तो उस तरीके से गवर्नमेंट नौकरियां हैं कहाँ। और मजेदार बात, जहां पर ये दलित, आदिवासी, पिछड़े, जहां पर इनकी उपस्थिति थोड़ी बहुत संख्या के लिहाज से ठीक है, वो नौकरियां तो सबसे पहले प्राइवेटाइज हो गई। आप जामिया आइए, माली की नौकरी, इलेक्ट्रिशियन की नौकरी, सब ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूं कि ये सब प्राइवेट है, सरकारी नौकरी बहुत कम बची है। और एक बात मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि जब मंडल कमीशन के इम्प्लीमेंटेशन की बात थी, रामविलास पासवान जी उसमें, अब तो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी बोलना पड़ेगा, दिवंगत उनके जिम्मे था ये। दर्शक इस चीज को, इस एक शब्द के विमर्श को नोटिस करें, स्वर्गीय और दिवंगत के, क्योंकि भाषा की भी अपनी पॉलिटिक्स होती है। बिल्कुल एकदम दिवंगत ही कहना चाहूंगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि पीएस कृष्णन को जो लाया गया, बिल्कुल नो डाउट, बहुत प्रोग्रेसिव आदमी, बहुत, पर सवाल है कि जिनके लिए जो पॉलिसी लाई गई, पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास एक सेक्रेटरी नहीं था सौरभ। तो ये जो सच्चाई है ना, तो प्रमोशन और एक जनरेशन को मिले, अगले को मिले कि नहीं, मेरा सिर्फ ये कहना है कि बैकलॉग तो भर लो बॉस। दिल्ली यूनिवर्सिटी के थोराट साहब जब यूजीसी चेयरमैन बने, द ओनली चेयरमैन of the UGC till date, coming from SC कैटेगरी, इस थोराट साहब 2006-7 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के 1950 से जो बैकलॉग था,
मैंने वायर पे एक लेख लिखा था कि दलित, जब कंचा इलाया की किताबें बैन हो रही थी, कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में जो पहला एससी कैटेगरी से प्रोफेसर बनता है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ नहीं है, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ है। क्या भाई, क्या किया आपने 40-50 साल में संसद की नाक के नीचे? तो ये कुछ ऐसी है, इतना बैकलॉग है ना बॉस, कि वो मुझे लग रहा है कि वो सारे बहस अभी थोड़े और पोस्टपोन किए जाने होंगे। शुक्रिया करने के लिए। हाँ, मेरे बस दो और मतलब ऑब्जर्वेशन थे। एक सेंसस की हम बात करें, सेंसस में ये अभी जो डिबेट चल रही है, हम इतने क्यों ऑकवर्ड हो गए कि अब सेंसस आपको करवानी है या नहीं करवानी है, क्योंकि उनको एग्जैक्ट एक तो डर ये है कि जब डेटा आ जाएगा तो जो प्रिविलेज है वो उसी को अटैक करेगा। अगर एक ढंग का चाहे वो मतलब मनमोहन सिंह का करवाया वो 2011 को या 2021 में, अगर आप एक किसी ऐसी संस्था को दोगे जो स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से सेंसस कर लेगी, तो वही सच्चाई सामने आएगी। जो किताब में लिखी हुई है वो बस अब उसको वैलिडेशन मिल जाएगा। और जो उसके पॉलिटिकल फॉलोआउट के लेकर के जो चिंता है, और जो एक ठीक चिंता जो सौरभ आप बता रहे थे कि अगर हम इस तरह से जो मतलब एक जो ब्रॉड विमर्श है उसमें इन सारी चीजों को इंट्रोड्यूस करेंगे, तो क्या वो जो एक आपका बिगर पिक्चर होना चाहिए देश का, क्या वो उस आइडिया को डिफीट नहीं करती, या कम से कम अटैक नहीं करती है। लेकिन वो कितना करती है और हमें उससे डील कैसे करना है, ये हम सीखते अगर हम सेंसस कर रहे होते साल दर साल। 11 का होता है, 21 होता, आपको दिख जाता है ये ठीक हो रहा है, कंटिन्यू करो, नहीं हो रहा है छोड़ो। आखिरी चीज मैं बोलना चाहता हूँ क्रीमी लेयर के ऊपर। क्रीमी लेयर को, ये सब लो हैंगिंग फ्रूट है, ये सबसे पहले क्रीमी लेयर को एड्रेस करना चाहिए। जो सौरभ आप उदाहरण दे रहे थे कि आईएएस बन गया फिर हार्वर्ड पढ़ के आ गया, वो तो क्रीमी लेयर ही है। अगर वो अपनी आई डिक्लेयर करते हैं तो क्रीमी लेयर ही है। तो एक तो वहां रहेगी। एससी और एसटी में वो क्रीमी लेयर जरूर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ये चुनी हुई सरकार को, ये बाकी अनपॉपुलर डिसीजन ले रही है ना सरकार, कृषि कानून आए तो आप क्रीमी लेयर का बार भी नीचे करने की हिम्मत कीजिए तो सही। आपने क्रीमी लेयर का बार ही वहां पे रखा है कि वो ऑलमोस्ट एक अपर मिडिल को नीचे से छू लेता है, वो है ना, मतलब 60-70 हजार जिसकी तनख्वाह सरकारी होगी वो भी क्रीमी लेयर, उसका लड़का मतलब क्रीमी लेयर के नीचे ही आएगा, अगर वो नहीं कन्फेस करता है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय का लड़का है। तो क्रीमी लेयर को आप इस तरह से, क्रीमी लेयर को इन्होंने क्या बना दिया है कि रिजर्वेशन नहीं देना है, लेकिन देना भी है, और देना है तो कैसे देना है, उसके मतलब किसी को भी बुरा नहीं लगने देने का जो कंपल्शन है। थोड़ा स्टेटस को डिस्टर्ब हो रहा है तो वापस से बस इक्विलिब्रियम ले आओ, ज्यादा क्रांति मत करो कि तमाम स्थापित सत्ताएं मुक्त हो जाएं। चलिए, प्रेम कुमार मनी जी, डॉक्टर अरविंद कुमार, आपने इतना समय दिया, इतने इंसाइट्स नेता नगरी के दर्शकों के साथ साझा किए, एंड आई एम श्योर कमेंट बॉक्स में भी नए सिरे से मुखामुखम शुरू होगा, खूब सवाल और जवाब आएंगे। मैं भी उन सब का इंतजार करूंगा। आप लोगों ने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।